वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट टुडे एंड टुमारो। आज है 17 मई और हम जिस ट्रेड डे की आज डिस्कस करने वाले हैं वो है 15 मई का, फ्राइडे का। तो फ्राइडे की अगर हम मार्केट की बात करें तो काफ़ी फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड हुआ और मैंने आपको बताया भी था कि अब मार्केट नेगेटिव रहने वाला है और उसी हिसाब से ये ट्रेड भी कर रहा है। तो अगर फ्राइडे की ओपनिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ओपन हुआ 9182.4 पे और उसका हाई 9182.4 था। और जैसा मैंने आपको पहले भी ये डिस्कस किया है कि अगर ओपन और हाई अगर सेम हो उस दिन का तो लगभग जो है वो पूरे दिन नेगेटिव ही ट्रेड करेगा। अगर वो कुछ देर में अगर वो वापस रिकवर नहीं करता है उस लेवल को या उससे ऊपर नहीं जाता है अपने ओपन और हाई के लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो वो पूरे दिन नेगेटिव ट्रेड करेगा। तो सिमिलरली हमने देखा कि उसने 9182 की ओपनिंग दी और हाई बनाया 9182 का, और उसने जो क्लोजिंग दी वो थी 9136 की, जो कि प्रीवियस ओपन से 5 पॉइंट ही नीचे क्लोज हुआ है। तो नेगेटिव तो बहुत ज़्यादा नहीं ये क्लोज हुआ है, बट हमको बेरिशनेस आज सारे दिन देखने को मिली। और अगर उसकी लो की बात करें तो 9050 का एग्जैक्ट उसने आज का लो बनाया। और अगर ओवरऑल मार्केट की बात करें तो आप ओवरऑल मार्केट देख सकते हैं, ओवरऑल मार्केट भी फ्लैट टू नेगेटिव ही ट्रेड हुआ। कोई बहुत ज़्यादा खास मूवमेंट हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिली बाज़ार में। तो सारे के सारे इंडाइसेस जो हैं आप देख सकते हैं कि बहुत माइनर से नुकसान के साथ क्लोज हुए हैं। और अगर सेक्टोरल वाइज अगर हम बात करें कि किन सेक्टर से ये जो मंदी है वो आई है, तो एक बार सेक्टोरल अगर हम डिस्कशन करें, बैंक में लगातार वीकनेस बनी हुई है। फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, ये सब में कंटिन्यूस आप देखें तो इसमें मंदी बनी हुई है। और ऑटो सेक्टर में भी 1% की गिरावट देखने को मिली। मीडिया स्टॉक्स में 1.8% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी आईटी में भी गिरावट देखने को मिली। एफएमसीजी लगभग फ्लैट ट्रेड हुआ और मेटल्स में थोड़ी तेजी देखने को मिली। फार्मा ने भी अंडर परफॉर्म किया कल और रियलिटी में भी 1.5% की गिरावट देखने को मिली। तो लगभग हम देखें तो सारे सेक्टर्स और ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स जो हैं वो नेगेटिव ट्रेड कर रहे थे और मार्केट पे जो असर था वो फ्लैट टू नेगेटिव का ही रहा। तो अगर बात करें निफ्टी के चार्ट की तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा बॉक्स बनाया हुआ था कंटिन्यूसली लास्ट 2 दिन से ही उसी के बाहर में क्लोज हो रहा है। तो मैंने बताया था कि अगर ये बॉक्स के बाहर ट्रेड करता है तो इसमें एक बेरिश फॉर्मेशन बन जाएगा, और ये 2 दिन से कंटिन्यूस हम देखें तो ये बाहर में ही क्लोजिंग दे रहा है और जिन लेवल्स पे ये ट्रेड कर रहा है ये हमको आगे भी बेरिशनेस के संकेत दे रहा है। और जैसे ही एक जो लेवल 9000 का मैं बार बार कह रहा हूँ ये बार बार रीटेस्ट करके बार बार बाउंस बैक कर रहा है। इसने कल भी एक सपोर्ट लेके बाउंस बैक करने की कोशिश की थी और उसमें वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा और उसने 9136 की क्लोजिंग दी। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो लेवल है ये अब 9200 के ऊपर जाने के बाद में वापस हो सकता है कि अप ट्रेंड में चला जाए, लेकिन उससे पहले मुझे इसमें कोई उम्मीद नहीं लग रही। और फिलहाल की जो मुझे न्यूज़ फ्लोज और जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उससे मुझे यही समझ में आ रहा है कि मार्केट जो है कल क्रैक करना चाहिए, क्योंकि जो फाइनेंशियल मेजर्स और अनाउंसमेंट्स हुई हैं वो इंडस्ट्री के स्पेसिफिक कुछ है नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनको ये चीज़ पसंद नहीं आने वाली है और जो मेजर्स लिए गए हैं वो पसंद नहीं आने वाले हैं। हालांकि कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें एफडीआई अलाउ कर दिया गया है, बट मुझे लगता नहीं है कि इस समय एफडीआई अलाउ करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बिकॉज सब अपने अपने देशों को बचाने में लगेंगे रादर दैन वो आपके कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी टफ टाइम एंड टेकिंग डिसीजंस एट दिस टाइम मुझे नहीं लगता है कि ये सही समय था। तो कल हो सकता है कि हमको मार्केट नीचे के साइड में मिले और अगर कल 9000 ब्रेक करता है तो मैंने आपको बताया 8700 इज़ द इमीडिएट टारगेट और 9000 के नीचे जाने से हमें वापस शॉर्ट पोजीशंस बनानी है हमको। और कल पहले निफ्टी कहाँ खुलता है, खुलने के बाद में उसका डायरेक्शन कैसा रहता है वो बहुत ज़रूरी होगा देखना। अगर निफ्टी 9200 के ऊपर खुलता है तो हो सकता है कि तेज़ी बनेगी, और निफ्टी की अगर ओपनिंग नेगेटिव होती है 9100 के नीचे खुलता है तो आप मान सकते हैं कि निफ्टी कल डिसाइसिवली 9000 ब्रेक करेगा। और ये जितना जल्दी ब्रेक करेगा उतना ज़्यादा हमको कल गिरावट देखने को मिलेगी। अगर ये नेक्स्ट 15 टू 30 मिनट्स माने मार्केट खुलने के 9:45 और या 10 बजे के पहले उसने 9000 तोड़ दिया तो सारे दिन हमको कमजोरी देखने के लिए मिलेगी और चांसेस है कि कल रिकवरी वापस नहीं होगी और कमजोरी फिर कंटिन्यूसली हमको इस सामने वाले हफ्ते में देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फेवरेट टॉपिक जो है ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो आपके सामने मैंने जो सारे स्ट्राइक प्राइस है 8000 से लेकर 10,000 तक की वो सारी आपके सामने है, तो आप
देख सकते हैं कि कहाँ पे कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है। तो हमारा जो क्लोजिंग लेवल था वो था 9130 के आसपास। तो उससे हमारा इन द मनी कॉल आता है 9150 का। अब 9150 में अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉल राइटर ज़्यादा थे, इसीलिए क्लोजिंग जो है ये 9130 के इसके नीचे 9130 की मिली। और 9100 की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमको कॉल राइटर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। और नीचे की तरफ आए तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 9000 पे भी कॉल राइटिंग शुरू हो गई है। तो लास्ट दिन भी हमने देखा था कि 9000 पे कॉल राइटिंग हुई थी, और आज भी हमने देखा कि 9000 पे और ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है। तो इसका मतलब है ओपन इंटरेस्ट जो है, क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट वो 9000 पे बढ़ गया है। और ऑप्शन सेलर्स जो हैं, कॉल सेलर्स जो हैं, कॉल राइटर्स जो हैं, अब वो धीरे धीरे उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट को ये नीचे ले जाएंगे और 9000 का लेवल डिसाइसिवली 100% ब्रेक होगा। क्योंकि अगर वो ब्रेक नहीं होता है तो कॉल राइटर्स को काफ़ी नुकसान होगा। और कॉल राइटर्स ने काफ़ी दिनों बाद 9000 के लेवल पे कॉल राइटिंग करी है। उन्होंने बहुत दिन बाद अगर शुरू की है तो वो बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि ये मार्केट को 9000 के नीचे पुश कर पाएंगे। और अगर हम अभी देखें कॉल राइटिंग जो सबसे मैक्सिमम हुई है 9400 और 9500 पे, बहुत मैसिव कॉल राइटिंग हुई है नई। जो फ्राइडे के हिसाब से हम कहते हैं कि फ्राइडे के वो जो कॉल राइटिंग हुई है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है फ्राइडे के हिसाब से। तो अगर हम बाकी नीचे की तरफ देखें तो नीचे में, बट यहाँ पे अगर आप ट्रेंड देखें तो एक काफ़ी ट्रेंड जो है वो फ्लैटिश है। और हमको हमेशा जो पुट राइटिंग का जो ट्रेंड है वो हमेशा हमको फ्लैट मिलता है। और ऊपर की तरफ हम जाते हैं जब भी, तो हमको कॉल राइटिंग का ट्रेंड हमेशा अपवर्ड राइजिंग मिलता है, कि हमेशा ऊपर के लेवल पे काफ़ी कॉल राइटिंग रहती है। इसका मतलब ये है कि हमेशा ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस काफ़ी रहता है। और बार बार हम मार्केट को देख ही रहे हैं कि किस तरह से मार्केट ऊपर जाता है और बार बार ऊपर से नीचे गिर जाता है। तो मार्केट जब भी ऊपर जाता है ऑप्शन सेलर को अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट को शॉर्ट करने की, और वो उसका पूरा फ़ायदा उठाता है। और सबसे ज़्यादा मैं कहूँ तो कमाई जो है वो भी कॉल सेलर ही कर रहा है। और अगर हमको इसके लेवल्स जो निकालने हैं, अगर हम कॉल चेंज की बात करें, जो नई कॉल राइटिंग हुई है वो 9000 के ऊपर अगर शुरू हुई है, तो लास्ट दिन भी हमने देखा तो 9000 के ऊपर हुई थी। इसका मतलब क्लियर है कि मार्केट को जो बियर्स है वो पुश कर रहे हैं नीचे की तरफ। और हर दिन उसी तरीके से होता है कि मार्केट में बियर्स जो है वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। और यहाँ पे नई कॉल राइटिंग शुरू होने का मतलब ही ऐसा लगता है कि वो नीचे के लेवल्स जो है वो हमको बहुत जल्दी दिख। तो अगर हम क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो हमने देखा था कि 9000 पे कॉल राइटिंग शुरू हो चुकी है, और जो हमारा लेवल था वो 9150 का था। तो अगर अभी हम देखें तो अभी ये न्यूट्रल जोन में हमको देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे पुट और कॉल जो है वो कन्वर्ज कर रहे हैं। साथ में 9100 के लेवल पे भी हमको पुट और कॉल जो है वो कॉल राइटर्स जो है वो कन्वर्ज होते हुए दिख रहे हैं कि यहाँ पे लगभग इनका लेवल सेम है। लेकिन अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर में हमको कॉल राइटिंग बहुत हेवी मिल रही है और हर लेवल पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो आप देख सकते हैं कि एकदम अपवर्ड ट्रेंड जो है वो हमको देखने के लिए मिल रहा है कि हर लेवल पे 9200, 300, 400, 500 हर बड़े लेवल पे हमको जो कॉल राइटिंग है वो काफ़ी मैसिव देखने के लिए मिल रही है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने रेजिस्टेंस बना के रखा है और वो किसी भी कीमत पे बहुत ज़्यादा मार्केट को ऊपर जल्दी से जाने नहीं देंगे। और अगर नीचे के ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे हर दिन की तरह हमको फ्लैट देखने के लिए मिल रहा है। तो जो बुल्स है वो तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है ही नहीं, क्योंकि मार्केट बेयरिश है। तो उनको कॉन्फिडेंस फालतू का लाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब भी वो कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करेंगे या जब मार्केट को ऊपर पुश करने की कोशिश करेंगे तो वो हर दिन बियर्स उसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं, हमने पास्ट डेज में देखा है। तो मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा। तो 9000 पे कॉल राइटिंग शुरू होने का मतलब एक ही है, बियर्स जो है वो कॉन्फिडेंट फील करने लगे हैं और आने वाले दिनों में हमको 9000 का लेवल बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और अभी की हम बात करें तो हमको 9100 पे कॉल और पुट लगभग सेम मिल रहे हैं। तो कल मार्केट किस तरफ खुलेगा इसलिए बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट 9150 के ऊपर खुलता है या 9200 के ऊपर खुलता है तो हो सकता है कि अप ट्रेंड एक बार देखने को मिले हमको, बट वापस जो है वो नीचे ही आएगा, क्योंकि ऊपर में आप देख पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और अगर मार्केट 9100 के नीचे खुलता है तो ये 100% श्योर है कि मार्केट अगर विदिन वन आवर अगर वो 9000 तोड़ देता है तो हमको पूरे दिन नेगेटिव ही हमको देखने मिलेगा इम्पैक्ट। और हो सकता है कि एक बार 9000 तोड़ने के बाद में या उसके थोड़ा सा नीचे जाने के बाद में वापस एक बार शार्प रिकवरी हो या बाउंस बैक हमको मिले, लेकिन उस बाउंस बैक में हमको और नए शॉर्ट्स क्रिएट करने हैं और जो मंदी है वो हमको 9000 के लेवल टूटने के बाद में ही बनानी है। तो जो भी अभी हमको सिनेरियो दिख रहा है उसमें एक चीज़ क्लियर है कि कल की ओपनिंग जो है वो सारे डिसाइड करेगी कि मार्केट किस तरफ जाने वाली है। तो अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है तो मार्केट नेगेटिव की तरफ जा सकता है, और पॉजिटिव ओपनिंग होती है और मार्केट 9200 को क्रॉस करता है तब वहाँ पे हो सकता है कि एक बार की तेज़ी है, बट हमें वहाँ पे अपनी फिर से पोजीशंस काटनी है, लॉन्ग्स नहीं करने और शॉर्ट पोजीशंस ही बनानी है। और बाकी मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप सब्सक्राइब किया है
तो उसमें मैं आपको लाइव मार्केट अपडेट्स दे रहा हूँ, आपको हर लेवल पे सपोर्ट दे रहा हूँ मार्केट के बारे में। और जो कुछ मेरे स्टॉक्स जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ या डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे रिकमेंडेशन तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो उनकी भी अपडेट्स देता हूँ कि उनके मूवमेंट्स किस तरह से हो रहे हैं, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है टेलीग्राम पे तो काइंडली उसे आज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हम FII-DIIs की एक्टिविटीज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं 15 तारीख को फ्राइडे को FIIs ने 3,900 की खरीदारी की और 6,293 की सेलिंग करी। टोटल नेट में 2,388 करोड़ की उन्होंने सेलिंग करी है, 2,388 की उन्होंने सेलिंग करी है और ये बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी है। और दिस इज़ द 4th डे जिस दिन वो कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं। और अगर हम DIIs की बात करें, जो कि म्यूचुअल फंड हाउस, बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने 3500 करोड़ की बाइंग करी है और सेल किया है 2276 का। नेट में 1225 करोड़ की उन्होंने बाइंग करी है। और हमें जो FIIs का जो नेगेटिव ट्रेंड है जो 4 दिन से कंटिन्यूसली रेगुलरली चल रहा है, उससे हमको क्लियरली इंडिकेशन मिल रहा है कि वो जो है मार्केट को अब नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, या हम ये कहें कि वो जो सेलिंग है वो इंटेंसिफाई हो रही है धीरे धीरे। क्योंकि जिस तरह से ये ट्रेंड आ रहे हैं, आप देखिए हर दिन सेलिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। तो मार्केट जितना नीचे गिरेगा उतनी उनकी सेलिंग जो है वो इंटेंसिफाई हो जाएगी। जिस दिन मुझे लगता है कि 9,000 का लेवल टूटेगा, उस दिन काफ़ी मैसिव सेलिंग हमको देखने के लिए मिल सकती है। और जितनी ज़्यादा वॉल्यूम से सेलिंग होगी उतना ही ज़्यादा जल्दी मार्केट नीचे जाएगा और उतने ही जल्दी नीचे के लेवल्स हमको अचीव होंगे। अगर हम FIIs के इंडेक्स की, ऑप्शंस की और फ्यूचर्स की बात करें, स्टॉक फ्यूचर्स, अगर हम FIIs के इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शन फ्यूचर्स और ऑप्शंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर्स में इन्होंने सेलिंग करी है। तो अगर इन्होंने सेलिंग करी है तो आप क्लियरली इंडिकेशन समझ पा रहे हैं कि मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं। और इंडेक्स ऑप्शंस में मैंने जैसे कहा कि ये हमेशा हेज करते हैं, तो इन्होंने हेज किया है। और आप अगर अमाउंट देखेंगे तो 3,25,000 करोड़ की तो सिर्फ इन्होंने पोजीशन बनाई है दोनों साइड में, बाई एंड सेल में। तो नेट में बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं है, बट अगर हम क्वांटिटी वाइज देखें तो काफ़ी बड़ी पोजीशन है ये इंडेक्स ऑप्शंस में। और अगर स्टॉक फ्यूचर्स की हम बात करें तो स्टॉक फ्यूचर्स में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने नेट सेलिंग ही करी है, 500-600 करोड़ की इन्होंने भी नेट सेलिंग है, तो यहाँ पे भी ये शॉर्ट है। एंड अगर स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो 2783 और 2881, तो लगभग 100 करोड़ की इन्होंने जो है शॉर्ट पोजीशन एक्स्ट्रा बनाई है। तो ये हो सकता है कि वही हेज करने के लिए पोजीशंस इन्होंने बनाई है, बट जो हमको इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर देख के समझ में आ रहा है कि वो लगभग थोड़ा जो उन्होंने है अपनी शॉर्ट पोजीशंस बढ़ाई है। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो शॉर्ट है। और जो डेटा हमको अभी तक मिल रहे हैं उससे हमें यही समझ में आ रहा है कि मार्केट जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है और कल हो सकता है कि हमको गिरावट देखने को मिले। लेवल्स मैंने डिस्कस किए, टाइम फ्रेम डिस्कस किया, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें किस तरह से ट्रेड करना है। बल्क डील्स की अगर हम बात करें तो आपके सामने आप देख सकते हैं जो 15 मई का डेटा है उसमें हमको देखने मिल रहा है कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में 24 लाख शेयरों का हैंड चेंज हुआ है। भारतीय SBM होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने बाई किया है और चिरंजी लाल अग्रवाल ने सेल किया है। और इक्विटास में अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी सेल हुई है, 27,50,000 क्वांटिटी सेल हुई है। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज की बात करें तो इसमें भी वेस्ट ब्रिज क्रॉस ओवर फंड ने जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो सेल किया है और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में सेल किया है। 20 लाख स्टॉक्स उन्होंने BSE में सेल किए हैं और 17 लाख स्टॉक्स NSE में सेल किए हैं। तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी हमको देखने मिल रही है यहाँ पे। और मोलटेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे भी हैंड चेंज हुआ है, बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है, लगभग 1,75,000 शेयर्स बाई हुए हैं और 1,95,000 शेयर्स सेल हुए हैं। और 1,65,000 शेयर्स जो है वो उनो मेटल्स लिमिटेड ने भी सेल करे। रिलायंस नेवल की बात करें तो रिलायंस नेवल में येस बैंक ने उनके 1,32,00,000 शेयर्स जो हैं वो सेल किए हैं। तिलक नगर इंडस्ट्रीज में भी हैंड चेंज हुआ है 6.5 लाख स्टॉक्स का। और विकास प्रोपोनेंट में लगभग 31,77,000 शेयर्स जो हैं वो अमनदीप ने सेल किए। अगर हम आने वाले रिजल्ट्स की हम बात करें तो कल जो रिजल्ट्स हैं मंडे को, वो एक टेलीकॉम कंपनी जो बहुत बड़ी कंपनी है, इसके रिजल्ट्स हमको देखने लायक होंगे। काफ़ी हैवी एक्सपेक्टेशंस है, हाई एक्सपेक्टेशंस है। तो पहला स्टॉक है भारती एयरटेल, सेकंड है ग्लैक्सोस्मिथ, थर्ड है टोरेंट पावर, फोर्थ है डॉक्टर लाल पैथलैब्स, फिफ्थ है एस्ट्राजेनेक, महाराष्ट्र स्कूटर्स और डेल्टा कॉप। ये सारे कंपनी जो है काफ़ी बड़ी कंपनीज़ हैं और इनमें काफ़ी मायने रखेगा। और डेल्टा कॉप एक हॉस्पिटैलिटी कंपनी है, तो हमको वहाँ पे भी देखना होगा कि उनके जो आगे प्रोजेक्शंस है या किस तरह से वो रिस्टार्ट करने वाले हैं अपने ऑपरेशंस को। तो ये भी एक हमको स्ट्रैटेजी जो है उनसे समझनी पड़ेगी, उनका क्या कहना है इसके बारे में, तो उसी हिसाब से हम जो है पोजीशंस इसमें बना सकते हैं।
तो सबसे पहले जो मैं स्टॉक की बात करना चाहूँगा वो है इंडिगो का। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी दिन से इंडिगो में बहुत प्रेशर बना हुआ था, इसमें गिरावट देखने को मिली हमको काफ़ी दिन से, और कुछ टाइम पे उसने कंसोलिडेशन भी दिखाया, नीचे के लेवल से बाउंस बैक भी दिखाया, बट वो बार बार ऊपर के हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर रहा है। और करंट सिनेरियो ऐसा है कि लॉकडाउन एक्सटेंशन की खबरें आ रही हैं और हमको ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन फिर से एक्सटेंड होगा, और एयरलाइंस की जो हालत है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। और जो अभी अनाउंसमेंट्स हुए हैं, उन अनाउंसमेंट्स के अंदर में हम देखें तो कोई भी एविएशन सेक्टर से रिलेटेड हमको अनाउंसमेंट नहीं मिली है, कोई स्पेसिफिक रिलीफ इनको नहीं दिया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है जो इन्वेस्टर्स है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एविएशन सेक्टर को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा और ऐसा नहीं हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होने के कारण उनमें काफ़ी निराशा मिलेगी और कल हमें जो है इसके नीचे के लेवल्स हमको देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूँ लेवल्स की, तो अभी करंट जो लेवल है वो 984 का है, जो CMP है वो 984 की है। और अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो मुझे लगता है लगभग ये 900 के नीचे जाने के बाद में इसमें और ज़्यादा तेज़ी से सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा और हम इसके वापस से 800 के लेवल्स देख पाएंगे। तो जो हमें सेलिंग है वो करनी है आफ्टर 950। अगर ये 950 ब्रेक करता है तो हमें इसमें एक पोजिशनल सेल साइड की पोजीशन बनानी है। और अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है, जो मुझे बहुत हाईली अनलाइकली लगता है, बट मे बी ड्यू टू सम शॉर्ट कवरिंग और अदर सर्कमस्टांसेस हो सकता है कि ये ऊपर की तरफ चला जाए। तो अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, अगर ये 1000 रुपये का लेवल क्रॉस करता है, तब हमें बहुत छोटे टारगेट के लिए 1050 और 1100 के लिए जो है वो ट्रेड लेना है। लेकिन जब भी ये टारगेट्स आए, हमें इन टारगेट्स पे निकल जाना है। तो ये जो हमारे टारगेट्स हैं, आप क्लियरली आप देख सकते हैं कि क्या है। 1000 रुपये क्रॉस करने से 1050 और 1100 के जो टारगेट्स हैं वो हमको देखने के लिए मिलेंगे। और नीचे की तरफ की अगर हम बात करें तो आफ्टर 950 हमको 900 और 800 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। तो नीचे के जो लेवल्स हैं वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अपसाइड। तो हमें जब भी ऊपर जाए तो हमें शॉर्ट पोजीशंस ही इसके अंदर में डेवलप कर। दूसरा स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है बंधन बैंक का। तो बंधन बैंक में मैं जो पोजीशन देख पा रहा हूँ कि ये एक रेंज में यहाँ पे काफ़ी दिन से फंसा हुआ है, ये इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। और अगर हम यहाँ के इसके पैटर्न की बात करें तो वैसे कि इसमें अपवर्ड ट्रायंगल जो है वो बना हुआ है, लेकिन ये इस ट्रायंगल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और जो मुझे ऐसा इंटेंशन इसका लग रहा है वो ये है कि ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा। तो जब भी ये ट्रायंगल ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद में इसमें जो सबसे पहला टारगेट जो है अभी करंट लेवल्स है इसका 243 का, जो नीचे का लेवल्स जो हमें देखने को मिलेगा वो लगभग है 200 के आसपास का। हमें 200 के आसपास के लेवल्स इसमें देखने को वापस से मिल सकते हैं। अगर 200 का लेवल टूटता है तो वो नेक्स्ट टारगेट विल बी 180। और अगर ऊपर के साइड में ये बढ़ता है, अगर ये अप्रॉक्सीमेटली मैं पकड़ूँ, अगर 250 का लेवल ये तोड़ता है आफ्टर 250, हमको जो ऊपर के टारगेट मिलेंगे 270 के और 300 तक के, ये ऊपर के टारगेट हमको मिल सकते हैं। और ये जो भी है टारगेट्स, ये सब पोजिशनल टारगेट्स है। मुझे कमेंट्स में पूछा गया था कि ये किस तरह के टारगेट्स है, तो मैं ये बता दूं कि मैं जो भी टारगेट्स डिस्कस करता हूँ जनरली पोजिशनल टारगेट्स रहते हैं, इंट्राडे बिल्कुल नहीं रहते हैं। क्योंकि इंट्राडे में जो टारगेट्स है वो काफ़ी छोटे रहेंगे, तो जितना बड़ा टारगेट रहेगा उसमें उतना ही बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा। तो ये आप जो है दिमाग में ज़रूर इसमें बिठा लीजिएगा कि जो टारगेट्स है और जो मैं स्टॉप लॉसेस वगैरह की बात कर रहा हूँ वो सब जो है पोजिशनल है, और जितना बड़ा टारगेट रहेगा उतना ही ज़्यादा टाइम फ्रेम रहेगा। थर्ड स्टॉक जो है मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है निपॉन इंडिया का। निपॉन इंडिया एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एक म्यूचुअल फंड हाउस है जो म्यूचुअल फंड चलाती है। तो रिसेंटली इसमें हमने देखा था कि ये काफ़ी ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो गया और ऑलमोस्ट इसमें 50% करेक्शन देखने को मिली हमको। इसमें हमको लगभग 210 के लेवल्स भी देखने के लिए मिले, और करंटली ये ट्रेड कर रहा है 243 पे। करंटली ट्रेड कर रहा है 243 पे। अगर हम इसके रिजल्ट्स की बात करें तो इसके रिजल्ट्स जो हैं वो यहाँ पे डिक्लेयर होने के बाद में काफ़ी शॉकिंग आए हैं और इसमें बहुत ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिली है। और अगर हम इसके रिजल्ट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं इसकी जो सेल्स है वो कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग है। प्रीवियस क्वार्टर से भी इसमें जो सेल्स है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो गई है, काफ़ी कम हो गई है। हम देख पा रहे हैं जो दिसंबर क्वार्टर था उसमें 303 करोड़ की थी, और जो मार्च क्वार्टर है उसमें 274 का हमको देखने मिल रहा है। और सिमिलर अगर हम 2019 मार्च की बात करें तो हमको यहाँ पे 343 की जो रेवेन्यू है वो हमको देखने के लिए मिला था। तो काफ़ी इसमें डिक्लाइन हुआ है, और सिर्फ ये डिक्लाइन ही इसकी बहुत बड़ी वजह नहीं है। इसकी डिक्लाइन के बाद में अगर हम देखें तो इसकी जो अदर इनकम है वहाँ पे हमको कुछ एक प्रोविजनिंग हमको यहाँ देखने मिल रही है 124 करोड़ रुपए की। और जो ये प्रोविजनिंग है, ये प्रोविजनिंग एक्चुअली आ रही है जो इनका येस बैंक में जो एक्सपोजर था उसके कारण।
तो अगर हम इसके नेट सेल्स की बात करें, सॉरी इसके अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, तो आप नेट प्रॉफिट अगर इसका देखेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है वो पोस्ट किया है, जो कि प्रीवियस जो प्रॉफिट है उससे मतलब बहुत ज़्यादा कम है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोविजनिंग की वजह से हुआ है। तो कल हो सकता है कि हमको जो इसके अंदर में है गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। तो अगर मैं इसके नीचे की लेवल्स की बात करूँ तो इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 210 के आसपास आ रहा है। तो कल अगर नेगेटिव खुलता है तो इसमें 210 के लेवल पहला रहेगा, 210 ब्रेक करता है तो नेक्स्ट हमको 180 के टारगेट्स हमको इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। और अगर ऊपर साइड की हम बात करें, जो पॉसिबिलिटीज़ है वो कभी रूल्ड आउट नहीं की जा सकती। हो सकता है कि इसमें तेज़ी भी देखने को मिले, क्योंकि ऑलरेडी ये न्यूज़ काफ़ी पहले की है तो इसने डिस्काउंटिंग कर लिया होगा। बट अगर इसने डिस्काउंटिंग नहीं भी किया है तो अगर ऊपर के लेवल्स की हम बात करें तो 243 के बाद में आफ्टर 250 टू 255 ये रेंज के बाद में हमको इसमें एक ब्रेकआउट मिलेगा, और ये ब्रेकआउट हमको ऊपर के अप्रॉक्सीमेटली अप टू 280 और ऊपर में 300 तक के हमको टारगेट्स ये दिखाएगा। चौथा स्टॉक जो है वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा और वो है BPCL। तो जैसे आपको पता है कि अनाउंसमेंट्स होने के बाद में, या हम कहें कि जो फिनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की थी उसके बाद में प्राइवेटाइजेशन की जो चर्चा है वो वापस तेज़ हो गई है। तो प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा और पहला कैंडिडेट BPCL है। तो कल के डेट में हमको हो सकता है कि इसमें न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट जो है वो हमको देखने के लिए मिल सकता है। करंटली ये 318 रुपये 20 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, और जो अभी प्राइस है इसके बाद में मुझे लगता है कि कल एक काफ़ी बड़ा मोमेंटम हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो जो इसकी बाइंग है वो 322 के बाद में, इसके जो लेवल्स है वो हमको 325 के बाद में हमको एक ब्रेकआउट इसमें देखने के लिए मिलेगा, जो हमको ऊपर में 340 के लेवल्स और उसके ऊपर में हमको 360 के लेवल्स, और उसके और ऊपर जाएं तो हमको 400 तक के लेवल जो है वो हमको दिखा सकता है। और 400 अगर सस्टेन करता है तो इसके ऊपर में भी हमको वो और ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। तो फिलहाल जो हमको देखना है वो पहले 325 का ब्रेकआउट हमको देखना है। अगर कल खुलता ही 325 के ऊपर में है तो हमको तुरंत ऊपर के खुलने के बाद में और ऊपर के टारगेट्स देखने को मिलेंगे 340, 360, 400। हो सकता है कि इंट्राडे में हमको अप टू 360 के टारगेट्स जो हैं वो देखने के लिए मिल जाएं। हालांकि ये मैं जस्ट एक एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ऐसा हो, बट फिलहाल मेरी जो एक्सपेक्टेशन है कि कल ये काफ़ी तेज़ी दिखाने वाला है। कल मुझे लगता है 10% का ज़रूर मूवमेंट दिखा सकता। और नीचे की अगर बात करें तो नीचे जो ब्रेकडाउन है वो इस लेवल पे है। तो लगभग अगर हम देखें तो 290 के बाद में इसमें एक ब्रेकडाउन देखने को हमको मिलेगा। तो 290 के नीचे जाने के बाद में अप्रॉक्सीमेटली जो है इसका जो इमीडिएट लो है 250 का, यहाँ तक का एक पहला टारगेट रहेगा। इसके बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं कि इसके आगे इसमें कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल मुझे जो लगता है न्यूज़ बेस्ड जो इम्पैक्ट है जो होने वाला है कल अपसाइड ही रहने वाला है। पांचवा स्टॉक जो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कोल इंडिया। आज मैंने काफ़ी सारे स्टॉक्स डिस्कस किए, एक कोल इंडिया भी उसमें से एक है। पांचवा स्टॉक जो है मैं इसके बाद में एक डिस्कस और करूँगा। तो जो पांचवा स्टॉक्स है वो कोल इंडिया, अभी करंट मार्केट प्राइस जो है वो है 129 रुपये 60 पैसे का। तो इसमें भी आपको पता है कि एक न्यूज़ आई है कि कोल माइनिंग जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, और उन्होंने FDI भी अलाउ किया है इसके अंदर में। तो कल के डेट में मुझे ऐसा लगता है दोनों साइड के मोमेंटम भी देखने को मिल सकते हैं, आपको नीचे का भी मिल सकता है, ऊपर का भी मिल सकता है। कोल इंडिया के अंदर में जो मूवमेंट है वो मुझे डाउन साइड का देखने का मिलेगा ज़्यादा। तो अगर मैं नीचे की लेवल्स की बात करूँ तो इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 120 के आसपास है। करंट मार्केट प्राइस जो है 129.6 का है। तो नीचे की अगर मैं बात करूँ तो करंट पहला टारगेट जो रहेगा वो है 120 का। हो सकता है कि ये कल गैप डाउन ओपन हो या गैप अप ओपन हो, तो जिस साइड भी ओपन होगा उसके बाद में हमको टारगेट्स जो है वो देखने पड़ेंगे। अगर टारगेट्स पे ही ओपन होते हैं तो पहला टारगेट रहेगा 120, और इसके बाद का जो टारगेट रहेगा वो है 105 का। और अगर ये ऊपर की तरफ खुलता है तो पहले देखना होगा ये कहाँ खुलता है। तो आफ्टर 135, अगर इसमें 135 के बाद में अगर अपवर्ड मूवमेंट आता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 145 का, और दूसरा टारगेट रहेगा 160 का। जो आखिरी स्टॉक में डिस्कस करने वाला हूँ वो है स्टील सेक्टर का। तो हाल फिलहाल में हमने देखा है कि स्टील सेक्टर में काफ़ी तेज़ी बनी हुई थी, और ये मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसमें जैसा आप देख पा रहे हैं कि एक तो सेक्टोरल तेज़ी भी हमको काफ़ी दिनों से देखने के लिए मिल रही है, और उसके बाद में ये एक जगह पे काफ़ी अच्छा इसने कंसोलिडेशन दिया है। और अभी करंट मार्केट प्राइस इसका है 29.35 का। तो मैं पहला टारगेट जो है इमीडिएटली आफ्टर 30 रुपये के ऊपर जाने के बाद में पहला टारगेट जो मैं इसका दे सकता हूँ वो है अराउंड 33 का। और 33 अगर निकलता है, 33 के बाद में 38 इसका सेकंड टारगेट रहेगा, और ऊपर की एक्सपेक्टेशन करें तो 42 का जो है वो टारगेट रहेगा।
तो मैं इसमें काफ़ी बुलिश हूँ कि इसमें हमको काफ़ी अच्छे टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। और नीचे डाउन साइड की अगर हम बात करें तो नीचे अगर ये जाता है, जो हालांकि मुझे अनलाइकली लग रहा है, फिर भी अगर जाता है तो अगर 28 का अगर हम स्टॉप लॉस लगा के काम करें, आफ्टर 28 हमको इसमें 25 के टारगेट्स देखने को मिल सकते। तो ये थे मेरे सारे स्टॉक्स। अगर आप यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और मुझे बताइए कि आपको किन स्टॉक्स के बारे में जानना है और मैं आपकी और किस तरह से मदद कर सकता हूँ, कौन से टॉपिक्स कवर कर सकता हूँ, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।